दो बार एग्जाम्स दी है मैंने यूपीएससी की। कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ है कि दो बार एग्जाम दी और 1.5 मार्क्स से रह गया। अभी आपको मालूम है बीच में एक मूवी आई थी 12th फेल। यस, 12th फेल। उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा? जो उसका मेन कैरेक्टर मनोज शर्मा, उसमें आपको क्या लगा कि जो इसमें है वो मेरे में भी होना चाहिए? कोई कुछ ऐसा डेडिकेशन, मेहनत अगर आपने अच्छे से कर ली है फिर सक्सेस के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी शो टॉक्स विद धीरेन। हमारे न्यू पॉडकास्ट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारा खास मेहमान है यश पंचाल, जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट के होने के साथ साथ भी एक साइंस टीचर भी। नमस्कार सर, कैसे हो आप? आई एम परफेक्टली फाइन। व्हाट अबाउट यू? एकदम फाइन। यस भाई, आपको कहाँ से आइडिया मिला कि आपको यूपीएससी करनी है? एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊँ तो जब मेरा इंजीनियरिंग फिनिश हुआ 2018 में, तो उसके बाद आई जस्ट टॉक विद माई फ्रेंड से बात हुई तो उसने मुझे सिर्फ बातों में ही ऐसा कुछ बताया था कि ऐसी कुछ एग्ज़ाम भी आती है करके। फिर मुझे अंदर से हुआ कि ऐसी भी एग्ज़ाम आती है देन आई शुड ट्राई फॉर इट। फिर उसने मुझे सब कुछ बताया कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है, ये सारी पोस्ट होती है वगैरह। तो मुझे अंदर से ऐसा हो कि नहीं, आई हैव टू डू लाइक दिस, करना तो यही है। फिर तब से मैंने स्टार्ट किया। एक्चुअली मैं आई वॉज सो लेट एट दैट टाइम, बहुत लेट था मैं, बट आई वॉज नोइंग कि नहीं हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से होगा। बस वहाँ से मुझे आइडिया मिली मेरे फ्रेंड से। बाकी पहले से ऐसा कुछ सोचा हुआ नहीं था मैंने कि हाँ मैं यहाँ पे जाऊँगा, यूपीएससी में जाऊँगा, ऐसा कुछ भी मेरा कुछ फाइनल था ही नहीं। मतलब पहले आपका ऐसा कोई गोल नहीं था, आपका कोई नहीं, कुछ भी गोल नहीं था, कुछ भी नहीं। आई वॉज जस्ट लाइक कि हाँ इंजीनियरिंग करके अच्छी खासी जॉब कर लेंगे, पैसा कमा लेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। कितने साल से आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? बी ऑनेस्ट समथिंग 3-4 साल से तो है ही डेफिनेटली। दो बार एग्जाम्स दी है मैंने यूपीएससी की और ऐसा बोल सकते हैं कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ है कि दो बार एग्जाम दी और 1.5 मार्क्स से रह गया। दोनों बार? हाँ, दोनों बार, बट कोई बात नहीं, ट्राइज गोइंग ऑन, सब कुछ अच्छे से होगा बिल्कुल। यूपीएससी के कितने फेजेस होते हैं? 3 फेजेस होते हैं इसमें यूपीएससी में। प्रीलिम्स होती है सबसे पहले, फिर होती है मेंस और लास्ट में होता है इंटरव्यू। प्रीलिम्स के अंदर कैसा रहता है कि 2 होते हैं पेपर्स, GS1 एंड GS2 करके। उसके अंदर मीन्स वो क्या होता है ना कि आपको सिर्फ मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मेरिट में उसके मार्क्स काउंट नहीं होते। फिर आती है मेंस फेज। मेंस के अंदर टोटल होते हैं 9 पेपर्स। उसके अंदर ऐसे का हो गया, लैंग्वेजेस के 2 पेपर्स हो गए, फिर GS 1, 2, 3, 4 और 2 पेपर्स ऑप्शनल के। 300 मार्क्स के पेपर होते हैं 2 स्टार्टिंग के। बाकी के जो 7 पेपर्स होते हैं दे आर ऑफ 250 मार्क्स। और लास्ट में जो इंटरव्यू होता है, लास्ट फेज ऑफ द एग्जाम, इट इज ऑफ 275 मार्क्स। मतलब टोटल करके जो मार्क्स निकल के आते हैं जिसमें से आपका मेरिट बनता है, दैट इज ऑफ 2025 मार्क्स। कितने अटेम्प्ट होते हैं? नॉर्मली कैसा होता है कि जहाँ तक मुझे आइडिया है, एज फार एज आई नो, कि उसके अंदर अटेम्प्ट्स फिक्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल जो जनरल्स होते हैं उनके लिए 6-7 अटेम्प्ट होते हैं, ओबीसी या फिर SC/BC के लिए 9 अटेम्प्ट्स होते हैं, और जो SC/ST होते हैं उनके लिए कोई अटेम्प्ट्स का नहीं होता, उनके सिर्फ एज लिमिट होती है, उनके लिए कोई अटेम्प्ट्स नहीं होते। यूपीएससी की तैयारी करने के दौरान कोई चैलेंजेस आपको आए? चैलेंजेस की बात कर रहे हो आप, तो डेफिनेटली चैलेंजेस तो बहुत सारे रहे हैं। प्रिपरेशन एक एस्पिरेंट की लाइफ में तो चैलेंजेस ढेर सारे आपको मिलेंगे। अगर आप दिल्ली जाओ, ORN मतलब ओल्ड राजेंद्र नगर या फिर करोल बाग, तो वहाँ पे आपको गली गली में यही मिलेंगे एस्पिरेंट्स और उनके ये चैलेंजेस डेफिनेटली रहता है। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये रहता है कि कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है ना कि आप फॉर एग्जांपल एक दिन बैठे पढ़ने के लिए, जोश बहुत होता है कि चलो आज एक दिन में जितना हो सके उतना मैक्सिमम पढ़ ले, सीटिंग कर ली अपने 9-10 घंटों की। दूसरे दिन बैठे आपको ऐसा फील होगा कि नहीं हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। फिर क्या हुआ, टाइम हो गया कम, 7-8 घंटे हो गए। तीसरे दिन हो गए 4-5 घंटे, चौथे दिन हो गए, 4th डे पे हो गए 2-3 घंटे। मतलब ये नहीं होना चाहिए।
कंसिस्टेंसी इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द एग्जामिनेशन। कोई भी एग्जाम के लिए आप फॉर एग्जांपल दे रहे हो कोई भी एग्जाम, तो उसके लिए टाइम का मैनेजमेंट होना इट इज वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर साल कितने बच्चे जाते यूपीएससी की तैयारी करने और कितने एग्जाम देते हैं और कितने पास होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बिटर ट्रूथ बताना चाहूँगा फॉर द एग्जामिनेशन दैट देयर आर लिमिटेड सीट्स फॉर द एग्जाम। आई थिंक सो हार्डली देयर आर 900 सीट्स टू 1000 सीट्स एवरी ईयर, और देने वाले बच्चे दे आर इन लैक्स, लाखों में बच्चे एग्जाम्स देते हैं, ठीक है। और उसमें से पास मीन्स प्रीलिम्स निकालने के लिए 50,000 लाख बच्चे निकल गए, फिर मेंस में कुछ निकल जाते हैं, फिर इंटरव्यूज में कुछ निकल जाते हैं, और हार्डली सिलेक्ट होते हैं 900 से 1000 बच्चे। वो बात भी सही है, लेकिन मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि किसी ने गोल बना दिया कि मेरे को यूपीएससी में जाना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने तैयारी शुरू कर दी, लेकिन कुछ बच्चे वो बीच में ही छोड़ देते हैं, वो क्यों आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो सबका कुछ ना कुछ रीज़न रहता ही है छोड़ने का। कोई फैमिली इश्यूज होते हैं, या फिर कोई एज लिमिट आ जाती है कि इतनी एज के बाद अभी आपको मीन्स यू हैव टू गो एंड अर्न सम मनी। पैसों के लिए आप जानते हो कि सब लोग इसी के लिए सब कुछ करते होते हैं, पैसे के लिए। आफ्टर ऑल जॉब भी क्यों ही लेते लोग, पैसों के लिए, पोस्ट के लिए। तो एक एज फैक्टर भी आ जाता है इसमें, लेकिन पैसा भी मैटर करता है। डेफिनेटली मैटर करता है, इट मैटर्स अ लॉट। यस यस यस। यूपीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन उसमें सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट कौन सा होता है? देखिए, सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में भी 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री सबसे पहले होता है। हिस्ट्री के अलावा ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी के लिए भी वर्ल्ड की अलग ज्योग्राफी आती है, फिर इंडिया की अलग ज्योग्राफी आती है। फिर इकोनॉमिक्स हो गया, इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं ज्योग्राफी के अलावा। मीन्स देयर आर लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स, और मेरे लिए चैलेंजिंग रहा हो दैट्स द ओनली सब्जेक्ट दैट इज हिस्ट्री। क्योंकि हिस्ट्री में ना आपको सारे की सारी डेट्स याद रखनी पड़ती है, जो मेरे से नहीं होता। कौन सी डेट को क्या हुआ था? हाँ, काइंड ऑफ वॉर्स कब हुए थे, किनके बीच में ये वॉर्स हुए थे, बहुत सब मिक्सअप हो जाता है। कौन सी डेट को वॉर, हाँ एग्जैक्टली, तो वॉर पूरा हुआ था, फिनिश हुआ था। यस एग्जैक्टली। तो वो सारी डेट्स याद रखना, फिर जो वॉरियर्स थे, कौन वॉरियर्स थे, किनके बीच में ये वॉर हुआ था, वो बहुत कुछ याद रखना पड़ता था। तो उसके लिए क्या होता है ना कि वी हैव टू काइंड ऑफ रिवाइज इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बार बार रिवाइज करना ही पड़ता है। अगर बीच में गैप आ गया तो सब कुछ खत्म, वापस नए से स्टार्ट। तो इसीलिए मेरे लिए हिस्ट्री सबसे ऐसा चैलेंजिंग फैक्टर रहा है। बाकी तो सारे सब्जेक्ट्स जो वो नॉर्मली हो ही चुके हैं और हो ही जाते हैं, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स। ओके। यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान मैं देखा है कि बहुत सारे लोगों के मेंटल हेल्थ पे भी असर होता है, आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? मेंटल हेल्थ में डेफिनेटली हुआ है। कभी कभार ऐसा फील होता है कि मुझे ये नहीं करना है, छोड़ देना है। हाँ। सबसे पहली बात बताऊँ तो यही रीज़न है कि जब 1-2 मार्क्स से कोई भी बंदा रह जाता है तो उसको अंदर से ऐसा फील होता है कि नहीं, मोटिवेशन चला जाता है, पूरा डीमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे। इवन मैं भी वो बहुत बारी कि नहीं करना बस। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ मेहनत होने के बावजूद भी अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, अगर आप फेल हो रहे हो बार बार, तो ऐसा होता है, डेफिनेटली होता है। मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट होता है इसका। फिर एक टाइम ऐसा आता है ना कि अपन कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है पूरा का पूरा कि नहीं, मेरे से नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है ना कि वापस से मीन्स एग्जाम दिया, फेल हुए, वापस से सब कुछ नए से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उससे बाहर कैसे निकल रहा हूँ? गुड क्वेश्चन। उससे बाहर निकलने के लिए तो सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ के लिए आई शुड प्रेफर योगास। कुछ एक्सरसाइज करो, ब्रेन स्टॉर्मिंग की एक्सरसाइज करो, जिससे आपका फोकस बढ़ेगा। सी जेन्युइनली स्पीकिंग, मैं करता था पहले, पर अभी तो करता ही हूँ बट बहुत कम। जब मैं अहमदाबाद में था, कोचिंग सेंटर में था, विजन आईएएस कोचिंग सेंटर में, नवरंगपुरा में जो है, तो वहाँ पे मैं था। तो उस दौरान ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि फॉर एग्जांपल टेस्ट दिए मैंने,
प्रिपरेशन पूरी रात रात भर जग के करता था, और फॉर एग्जांपल टेस्ट के मार्क्स नहीं आते थे, तो मुझे ऐसा होता था कि मैंने इतना सब कुछ किया फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, कहीं पे कुछ तो है दिक्कत। तो वही बार बार दिमाग में ख्याल आना वगैरह वगैरह, ये सब सोचना, तो उससे ऐसा फील होता है कि नहीं मेरे से नहीं होगा। बट मैंने वही बात बताई ना, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। कि दूसरी बात क्या, कंसिस्टेंसी के अलावा भी आपके पास सपोर्ट भी होना चाहिए। एज लिमिट भी इसमें आती है, एज फैक्टर भी आता है, और उसके अलावा आपकी एज क्या है अभी उस हिसाब से आपको जाना पड़ता है। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक नॉर्मल 27 साल के बच्चे या फिर 28 साल के जो बच्चे होते हैं, जो बंदे होते हैं, बच्चे तो नहीं बोल सकते, जो एक्सपीरियंस होते हैं, फिर घर से भी उनको ऐसा होता है कि भाई अब तू जा कुछ कमा के आ, पैसा वैसा कमा, क्या ही कर रहा है तू अभी। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत डिपेंड करते हैं इस पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 21 साल के हो और आप इसमें जा रहे हो, तो आपके पास 3-4 साल तो आराम से, 5-6 साल भी बोल सकते हैं। पर एक एज लिमिट होने के बाद फिर हमें अंदर से ऐसा होता है कि नहीं अभी मुझे ये सब नहीं करना, छोड़ना पड़ेगा, साइड में रख दो, कुछ नया स्टार्ट। मतलब यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ आपको कमाना भी पड़ेगा, हाँ जो अभी आप कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा। यूपीएससी की तैयारी के दौरान कौन कौन से रिसोर्सेज और मटेरियल्स का आप यूज करते हो? बुक्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कोचिंग। देखिए सबसे पहले तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने YouTube का सहारा लिया, डिपेंडेंट ऑन YouTube टोटली। YouTube पे मैंने क्या देखता हूँ ना कि मॉक इंटरव्यूज आते हैं, फिर जो IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं उनके जो पॉडकास्ट होते हैं, जैसे Yes. हम भी बना रहे हैं, यस, वैसे इंटरव्यूज उनके मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, उसमें से मुझे बहुत जानने को मिला। रिसोर्सेज के लिए मैंने बहुत सर्च किया, फिर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत हेल्प की, जो मेरे कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, उन्होंने कि ये सारे रिसोर्सेज है, आपको ये बहुत हेल्पफुल करेंगे, हेल्पफुल होंगे काइंड ऑफ। तो ऐसा सब कुछ रहा है। बाकी मेरी मानो तो देखो, एक तो कोचिंग सेंटर तो लगाना ही पड़ता है, कोचिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आपको मेंटरशिप बहुत अच्छी मिलती है। कोचिंग सेंटर्स पे आपकी जो फैकल्टीज होती है वो आपको 1-to-1 आपसे बात करते हैं, इवन कॉन्फ्रेंस कॉल भी करवाते हैं बच्चों के साथ वगैरह वगैरह, तो ये बहुत अपने को हेल्पफुल होता है। ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। ऑनलाइन रिसोर्सेज भी डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होते हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज में आपको बहुत चीज़ें मिल जाती है, बट अभी इसमें दिक्कत क्या है पता है? डिसएडवांटेज ये है कि फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट एक है पर उसकी बुक्स ढेर सारी है, बहुत सारे अलग अलग बुक्स आती है, ऑथर्स की अलग अलग बुक्स आती है, सब्जेक्ट तो एक ही है, बुक्स अलग अलग है। तो इसमें होता क्या है ना कि सभी बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं ये बुक लूँ, ये बुक लूँ, ये बुक लूँ, ये बुक या फिर ये बुक लूँ। अभी इसमें क्या होता है ना, हाउ टू सिलेक्ट अ गुड मटेरियल इज दैट, कि आपको जो चीज़ चाहिए वो उसके अंदर है कि नहीं है। अगर है तो ले लो, नहीं है तो मत लो, सिंपल सा लॉजिक अप्लाई कर लो, उसमें कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपको जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ समझनी है, आपको जो मेन चीज़ लगती है, इंडेक्स देख लो, इंडेक्स तो होता ही है बुक के अंदर, वो इंडेक्स में आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो है, बाय इट, नहीं है तो डोंट बाय इट, सिंपल सा लॉजिक। ओके। बट एक चीज़ के लिए अलग अलग बुक्स को फॉलो मत करो। देयर इज अ वन कोट कि आप एक बुक फॉर एक सब्जेक्ट को 100 बार पढ़ो, वो चीज़ है, ठीक है, और एक सब्जेक्ट की 100 फिर अलग अलग बुक पढ़ो, वो चीज़ है। इसमें सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है ना कि एक सब्जेक्ट को 100 बार पढ़ो, एक सब्जेक्ट की 100 फिर अलग अलग बुक पढ़ो, वो आपके लिए बहुत ही खराब चीज़ होगी। रिवीजन बहुत मायने रखता है। तो मेरे हिसाब से अलग अलग बुक्स के लिए जाओ, इससे अच्छा जो मटेरियल आपके पास पड़ा है उसी को बार बार रिवाइज करते जाओ करते जाओ करते जाओ, डेफिनेटली यू विल गेट सम सक्सेस। ओके, तो ये मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू क्या होता है? मॉक टेस्ट क्या होता है ना कि मॉक टेस्ट जो है वो आपके जो सेंटर्स होते हैं, कोचिंग सेंटर्स, चाहे वो फिर आप ऑनलाइन जा रहे हो या फिर ऑफलाइन ले रहे हो, वहाँ पे वो टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं यूपीएससी के फॉलो करके। पैटर्न वही रहती है एग्जाम की जो यूपीएससी लेता है, सेम पैटर्न। मतलब जो कोचिंग सेंटर वाले वो आपको टेस्ट लेते हैं? हाँ, एक तरह टेस्ट से लेते ऐसा बोल हैं, सकते हैं। काइंड ऑफ हम ऐसे बोल सकते हैं, टेस्ट लेते हैं। सेम वे में GS1 GS2 जो पेपर्स होते हैं, सीसेट का सेकंड पेपर होता है, फर्स्ट पेपर जो सब्जेक्ट्स होते हैं सारे के सारे, उस वे में, सेम वे में
और PYQs क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो PYQs आपके प्रिपरेशन के पूरे जर्नी में वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। PYQs को लगाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रीज़न क्या है, PYQs में से आपको जानने को मिलेगा दी वे UPSC इज आस्किंग द क्वेश्चंस। अगर वो आप समझ गए ना, दिमाग में एक बार सेट हो गया ना कि इस वे में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके लिए वो बहुत ईजी हो जाता है समझना। तो वो आप डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट। PYQ is more than important. PYQs definitely it is important. PYQs are definitely very important. उसके लिए बहुत सारी बुक्स भी आती है मार्केट में, you can purchase anyone that you want. आपकी फैमिली का क्या रोल रहा जब आपने उनको बोला कि मेरे को यूपीएससी स्टार्ट करना है? सबसे पहले तो मतलब हाँ बोलिए उनको आपको मतलब सपोर्ट किया या ऐसा बोला कि अभी तो इंजीनियरिंग कर रहा है, इंजीनियरिंग में इतना पैसा खर्च कर दिया तो अभी यूपीएससी बोल रहा है तब का माहौल कैसा था? नहीं, देखो मैं आपको जो भी बताऊंगा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगा, घुमा फिरा के कुछ नहीं बताना चाहता। स्टार्टिंग में जब मैंने घर पे मैंने ऐसा बोला कि ऐसी भी कुछ एग्ज़ाम आती है, मुझे जाना है ऐसी एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले तो उन्होंने मेरे सामने अलग अलग फेसेस बनाए कि तूने फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग कर रखा है, अभी इसमें जाना है, और वो भी कब आइडिया आया तुझे, एग्जाम फिनिश हुई इंजीनियरिंग की उसके बाद। अच्छा, इंजीनियरिंग आपने क्लियर किया उसके बाद मैंने ये सोचा कि मुझे इसमें जाना है। Okay. तो उस टाइम पे तो ऐसा हुआ, बट मैंने बोला कि नहीं, मुझे करना तो यही है। डेफिनेटली उनका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, और उन्होंने सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा बहुत मतलब फैमिली दैट कैन डू एनीथिंग। डेफिनेटली उन्होंने मेरे बहुत कुछ किया जो आई थिंक जो पूरे लाइफ टाइम में उनको वापस नहीं दे सकता। हाँ। और सपोर्ट में फिर चाहे वो फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, मोटिवेशन हो, सब कुछ उन्होंने मुझे दिया है, सब कुछ, एवरीथिंग। फैमिली हो तो सब कुछ है, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। हाँ। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जरूरी, डेफिनेटली। अभी आपको मालूम है एक बीच में एक मूवी आई थी 12th फेल। यस, 12th फेल। उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा मनोज में, जो उसका मेन कैरेक्टर है मनोज भाई, तो उसमें आपको मनोज शर्मा, उसमें आपको क्या लगा कि जो इसमें है वो मेरे में भी होना चाहिए, कोई कुछ ऐसा? डेडिकेशन, definitely dedication with which he was doing means it was seriously the best ever I have seen in my life. डेडिकेशन के साथ पढ़ना वगैरह वगैरह, सच बोलूं डेफिनेटली मेरे में है, पर उतना नहीं है। जितना बोल सकते वो चक्की पीस रहे तो आटा निकाल रहे थे, और साथ में पढ़ भी रहे थे। वही मीन्स क्या होता है ना कि बोलना बहुत आसान है कि हाँ मैं ये कर लूंगा, हो जाएगा, बट जब करने बैठो तब आपको पता चलता है कि ये क्या चीज है। डेफिनेटली डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है इस फील्ड में। तो अब मेरे को ये बताइए कि अब एक साइंस टीचर है, यस, कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो बच्चों को, और कौन से स्टैंडर्ड तक आप पढ़ाते हो? As you are saying that I am a science teacher, तो मैं साइंस ही पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं है, साइंस ही पढ़ाते हो या कुछ और? नहीं, सिर्फ साइंस ही पढ़ाता हूँ। तो उसके अंदर 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, जिसके अंदर जेई और नीट का भी आ गया प्रिपरेशन वगैरह। और सच बताऊँ तो स्टार्टिंग में व्हेन आई वाज इन 10th, तब मुझे साइंस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता था वो मैथ्स था। अच्छा, तो मैथ्स पढ़ाता नहीं था, 10th की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैं 10th में था। अच्छा, आप 10th में? हाँ, यस। तो मुझे साइंस बिल्कुल नहीं पसंद था। देखने जाए तो मेरे बोर्ड्स में साइंस में 70 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, मैथ्स में थे 97 आउट ऑफ 100। तो फिर जाके मीन्स डेस्टिनी जो बोलते हैं ना अपन, अपना जो लक होता है, वो मुझे यहाँ पे लेकर आ गया। और अभी बताऊँ तो आई जस्ट लव साइंस एंड आई जस्ट लव टू टीच माई स्टूडेंट्स। और जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक बच्चों को साइंस समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बच्चे शांति से सुनते भी है। मेरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं उनको कि साइंस एक्चुअल में है क्या कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या होता है ना कि साइंस समझना और साइंस को रट्टा मारना दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें होती है। साइंस को आपने अगर समझ लिया तो इट इज़ रियली अ वेरी गुड सब्जेक्ट टू लर्न। बाकी समझे नहीं तो रट्टा मारोगे, तो रट्टा मारने से तो क्या ही होगा, एक हफ्ते याद रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना याद रहेगा, फिर आप भूल जाओगे।
आपके जो स्टूडेंट्स है वो मेरे कस्टमर भी है, कभी कभी आते हैं मेरे पास तो बोलते हैं कि यस अच्छा। सर बस ठीक है भाई, बस ठीक है भाई। तो और बोलते हैं कि वो यस सर मोटिवेट भी अच्छा करते हैं, तो लेकिन वो मोटिवेट क्या और कैसे करते हैं और क्यों करते हैं वो? देखिए, सबसे पहली बात स्ट्रिक्टनेस की आपने की है, तो उसके लिए आई वुड से ओनली वन थिंग दैट डिसिप्लिन जो है स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत मायने रखती है, कोई भी फील्ड हो। डिसिप्लिन कम्स फर्स्ट, ठीक है। और स्ट्रिक्टनेस अगर ना हो तो क्या होता है ना कि लेक्चर के दौरान बच्चे फिर बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, जो मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जो मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करता। इसीलिए उनको ऐसा फील होता है कि भाई यस सर बहुत स्ट्रिक्ट है, बट नो, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट और मुझे होना ही पड़ता है। बट समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम आई जस्ट वांट टू बी फ्रेंड ऑफ माय स्टूडेंट्स। ज़्यादातर बच्चों के साथ मैं फ्रेंडली रहता हूँ। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कभी कभार, हाँ, जिनको कभी कभार मुझे मारना भी पड़ता है। मारना इन द सेंस नॉर्मली पेरेंट्स जैसे मारते हैं वैसे मारना भी पड़ता है। बट कस्टमर्स जो भी आपके हो XYZ, या फिर अगर आपको कहीं पे आना हो मेरे साथ बच्चों के साथ पूछने के लिए, तो आप पूछ सकते हो उनको। तो ज़्यादातर मैं उनके साथ फ्रेंड ही रहता हूँ, एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर, दैट्स इट। और उसके अलावा जो है तो मोटिवेशन तो क्या बात है ना कि मैं उनको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो, सबसे पहले तो आई जस्ट से दैट क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर लो। फिर मैं ऐसा बोलता हूँ कि मान लो कि आपके 10th में सो एंड सो आ गए मार्क्स, परसेंटेज आ गए 90 अब। होर्डिंग लगा है आपका जिसके अंदर आपका नाम है, फादर का नाम है सरनेम के साथ, और मान लीजिए आपके कोई फैमिली वाले वहाँ से जा रहे हैं, तो वो क्या बोलेंगे कि हाँ देखो, शी इज माई डॉटर, ही इज माई सन। तो बस वो जो होता है ना, वो जो अंदर से फील होता है ना, वो कभी नहीं होता, पैसों से वो आपको नहीं मिलता। क्यों, देखो वो शर्मा का बच्चा देखो, वो उसका बच्चा देखो, उसका बच्चा देखो कितना पढ़ लिया, एग्जैक्टली, कितना अचीव कर लिया। वो जो काइंड ऑफ मोटिवेशन होता है ना बच्चों के लिए, इट इज द बेस्ट मोटिवेशन। और यही एग्जांपल मैं बरसों से देते आ रहा हूँ, दिखता भी है मोटिवेशन बच्चों में। हाँ, वो बात है कि मोटिवेशन रहता 2-3 दिन है, फिर वापस जैसे थे वैसे हो जाते, तो बार बार मोटिवेट करना पड़ता है बच्चों को। और एंड जस्ट आई लाइक इट, आई जस्ट लव इट। बच्चों के साथ बातें करना, उनको समझाना, पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप बोलो तो आई कैन टीच फॉर द होल 1 डे कंटिन्यूअसली, एक साथ आई कैन टीच, पढ़ा सकता हूँ विदाउट एनी ब्रेक, बिकॉज आई लव इट। बच्चों के साथ रहना, टाइम स्पेंड करना। जब बच्चों की एग्जाम होती है बोर्ड की, 10th की हो गई, 12th की हो गई, तो उसमें आपको क्या सबसे ज्यादा वो फेस चैलेंज लगता है कि उनको पढ़ाते रहना, पूरा दिन रिवीजन कराना? तो उसमें ऐसा भी होता है कई बार कि आपको लेट नाइट सोना होता है, जल्दी उठना पड़ता है? हाँ, डेफिनेटली होता है, डेफिनेटली होता है। बच्चों की एग्जाम्स आती है ना तब, और 2 की एग्जाम्स आती है, पेरेंट्स की भी एग्जाम आने लगती है, टीचर्स की भी एग्जाम आती है। और उस टाइम पे क्या होता है ना कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते भी है जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ, कि भी एग्जाम तो आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, ऐसा रहता है। तो उस टाइम पे ऐसा फेजेस आते हैं कि भाई हाँ, टाइम कम मिलता है, वी कांट स्पेंड टाइम विद आवर फैमिली मेंबर्स, विद आवर फ्रेंड्स, डेफिनेटली ऐसा होता है। बट इट लास्ट ओनली फॉर सम वीक्स, फॉर सम मंथ, मीन्स जो महीना होता है एग्ज़ाम का वही रहता है। उसके बाद तो फिर फ्री हम भी हो जाते हैं, बच्चे भी फ्री हो जाते हैं। हाँ, बट एक चीज़ है कि मेहनत अगर आपने अच्छे से कर ली है, फिर सक्सेस के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। ओके। यूपीएससी में जो जिन लोगों ने अचीव कर लिया और अच्छे खासे अभी पद पे है, आपको कौन पसंद है कि मैं इनके तरह बनना चाहता हूँ? देखो, सच बताओ ना तो मेरा ऐसा कोई रोल मॉडल नहीं है। हाँ, मेरे मीन्स मैं इसमें मानता नहीं हूँ, इन द सेंस मेरा है, मेरी साइकोलॉजी है, सबका तो कुछ अलग ही होगा। रोल मॉडल नहीं। हाँ, बस मैं एक चीज़ है कि आपने जो बात करी मनोज शर्मा जी की, ही इज़ एन IPS ऑफिसर, तो डेडिकेशन जो उनका है वो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत है कि उनको देख के मैं ऐसा कर सकता हूँ। रोल मॉडल जैसी बात मैं ऐसा नहीं मानता। बाकी डेडिकेशन के साथ वो जो करते थे, पढ़ते थे, डेडिकेशन वो अगर मेरे में आ जाए तो शायद ऐसा हो सकता है कि जब नेक्स्ट टाइम अपना कुछ ऐसा हो तो मैं यहाँ पे कुछ
पोस्ट के साथ बैठा हुआ। ओके, ये बात आपको बहुत अच्छी लगी मेरे को। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है यस। कि अभी जो यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, जो उनकी प्रिपरेशन के दौरान उनको कुछ एडवाइस आपकी तरफ से। प्रिपरेशन जो कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनके लिए मेरी एडवाइस यही होगी कि आपका जो भी शेड्यूल है वो शेड्यूल मेंटेन रखो, क्योंकि जर्नी के अंदर जो टाइम का मैनेजमेंट होता है, शेड्यूल जो होता है वो बहुत ही मैटर करता है। आपने फॉर एग्जांपल कोई ऐसा टाइम होगा कि आप नहीं पढ़ रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे एक ही चीज़ सोचो कि उस पर्टिकुलर टाइम में यू आर वेस्टिंग योर टाइम, बट जो बाकी सारे एस्पिरेंट्स हैं वो उतना आपसे आगे चले गए। तो वो सोचो, और एडवाइस तो यही रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, PYQ सॉल्व करिए, 20 साल तक के लास्ट क्वेश्चन पेपर्स देखिए, आपको बहुत डेफिनेटली फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। रिसोर्सेज को वाइजली सिलेक्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज मत लीजिए, कोई एक बुक खरीदिए और उसको बार बार पढ़िए, वो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। That's my last advice to all the aspirants who are in this journey, in this UPSC journey. थैंक यू, आपसे बात करके सबसे बहुत मजा आया भाई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। वेलकम।